नमस्कार। आज का लेक्चर पावर जनरेशन सब्जेक्ट के दूसरे चैप्टर में पहला टॉपिक है जनरल लेआउट एंड वर्किंग ऑफ थर्मल पावर प्लांट। हम इस लेक्चर में थर्मल पावर प्लांट्स के जनरल लेआउट के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। थर्मल पावर प्लांट में ईंधन के तौर पे मुख्य तौर पे कोयला काम में लेते हैं, हालांकि ऑयल और गैस भी काम में लिया जा सकता है अगर प्रचुरता में उपलब्ध हो तो। और इन पदार्थों की रासायनिक ऊर्जा को हम पहले तापीय ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, हीट में कन्वर्ट करते हैं, और हीट से जो वर्किंग फ्लूइड होता है पानी, उससे भाप बनाते हैं और भाप की दाब ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करके टरबाइन चलाया जाता है, जिससे यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। और फिर जब टरबाइन घूमता है तो उससे डायनेमो घुमाकर जनरेटर द्वारा बिजली उत्पन्न की जाती है। थर्मल पावर प्लांट में काम में आने वाला मुख्य ईंधन कोयला होता है और ये काफ़ी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। अन्य ईंधनों की अपेक्षा सस्ता भी है, आसानी से उपलब्ध है। इस कारण से हम कोयले को थर्मल पावर प्लांट में ईंधन के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। इस थर्मल पावर प्लांट का मुख्य उद्देश्य विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करना है। इसके अलावा औद्योगिक उद्देश्यों के लिए भाप उत्पादन के लिए भी थर्मल पावर प्लांट को काम में लिया जा सकता है। भाप का उपयोग विभिन्न उद्योगों में जैसे टेक्सटाइल है, फूड मैन्युफैक्चरर है, पावर मिल्स है, शुगर मिल्स है और रिफाइनरी आदि के अंदर स्टीम काम में ली जाती है। तो वहाँ पर भी हम थर्मल पावर प्लांट को काम में लिया जाता है, उसकी भाप को काम में लिया जाता है। चित्र के अंदर थर्मल पावर प्लांट का जनरल लेआउट बताया गया है, जो आज के हमारे लेक्चर का मुख्य विषय है, जनरल लेआउट ऑफ थर्मल पावर प्लांट। हम इसको 4 सर्किट में विभाजित करते हैं, जो आगे हम क्रमबद्ध तरीके से पढ़ेंगे। फिलहाल चित्र में हम इसकी कार्यप्रणाली समझते हैं। कोयला यहाँ कोल स्टोरेज से ट्रांसफ़र होके और बॉयलर हाउस में आता है, जहाँ पर कि इसका दहन होता है, जिसके लिए हमें दहन के लिए एयर की आवश्यकता होती है। तो हम एटमॉस्फेयर से फोर्स ड्राफ्ट द्वारा एयर को बॉयलर के अंदर भेजते हैं। एयर की ऑक्सीजन से कोयला, एयर से ऑक्सीजन प्राप्त कर दहन होता है और दहन होने से जो बॉयलर के अंदर पानी भरा रहता है उसमें तापीय ऊर्जा उसको प्राप्त होती है और उससे स्टीम मिलती है। तो जहाँ बॉयलर हाउस में हम 4 सर्किट देख रहे हैं, एक फीड वाटर आ रहा है, इधर से बॉयलर्स में फीड वाटर आ रहा है, इधर से एयर आ रही है और इधर से कोयला आ रहा है। तो कोयला का दहन एयर की सहायता से करके, एयर के अंदर जो ऑक्सीजन होती है उससे करके हम पानी से भाप बनाते हैं। इसके पश्चात भाप जो है टरबाइन के अंदर से गुजरती है, जहाँ पर वो टरबाइन की शाफ्ट को घुमाती है और जनरेटर से बिजली प्राप्त होती है, जिसे हम पावर ट्रांसमीटर टावर के माध्यम से बाहर भेज देते हैं। कोयले के दहन के पश्चात
उसकी जो एस होती है वो उसका एक एस डिस्पोजल सिस्टम होता है, जिसको हम आगे के लेक्चर में पढ़ेंगे। हॉट एस और स्लैग दोनों एस संप में जाते हैं। पानी से जो भाप बनती है वो भाप टरबाइन में कार्य करने के पश्चात एटमॉस्फेयर में नहीं भेजी जाती है, क्योंकि वहाँ पे क्लाउड्स भी बहुत ज़्यादा होंगे और दूसरा हमें बहुत ज़्यादा पानी की फिर आवश्यकता होगी। इसलिए हम इस भाप को कंडेंस करते हैं, जिसके लिए भाप को कंडेंसर में भेजते हैं और कंडेंसर में कूलिंग सिस्टम से ठंडा पानी आता है, जिससे भाप वापस कंडेंस होके पंप के द्वारा टरबाइन में भेजी जाती है। भाप की इस पूरे कार्य के दौरान जो क्षति होती है पानी की, उसके लिए मेकअप वाटर हम पॉन्ड से वापस पंप द्वारा मिला सकते हैं। आवश्यक होने पर फीड वाटर प्रोसेसिंग प्लांट लगा हुआ है, जहाँ पे हम जो पानी और मिलाया जा रहा है पॉन्ड से उसको प्रोसेस किया जा सकता है। इसके लिए अलग अलग कंट्रोल वाल्व लगे होते हैं। भाप को भी हम इसके अंदर से गुजार सकते हैं फीड वाटर प्रोसेसिंग प्लांट से, और सीधे भी भेज सकते हैं। तो भाप सीधे आगे जाके मिल जाएगी और फीड वाटर जो इधर से पॉन्ड से आ रहा है उसको ट्रीटमेंट करके हम यहाँ से भेज सकते हैं। इधर हम इस भाप को कंडेंस करने के लिए एक पूरा कूलिंग सर्किट होता है, कूलिंग वाटर सर्किट, जिसमें पानी जो है पॉन्ड या रिवर से हम पानी लेते हैं और वो पानी कंडेंसर में से गुजारते हैं, तो जो भाप उच्च तापमान की होती है उससे ताप ले लेता है और भाप को कंडेंस कर देता है। इसके बाद में अगर अपने पास में रिवर उपलब्ध है, कोई नदी का स्रोत उपलब्ध है, तो जो कूलिंग वाटर है वो पुनः नदी के अंदर मिल जाता है आगे की स्ट्रीम में जाकर, और ठंडा वाटर पुनः कंडेंसर में आता है। और सिर्फ पॉन्ड है, कूलिंग पॉन्ड है, तो उस स्थिति के अंदर जो गर्म पानी कंडेंसर से आ रहा है उसको वापस सामान्य तापमान पर लाने के लिए कूलिंग टावर होती है। कूलिंग टावर में की कार्यप्रणाली आपने दूसरे थर्मल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट में पढ़ा होगा कि यहाँ पे जो कूलिंग वाटर स्प्रे की फॉर्म में नीचे गिरेगा तो आसपास से इवोपरेशन के कारण जो हीट एब्जॉर्ब करेगा तो वो जो कूल हो जाएगा उसको ठंडा हो जाएगा, और इवोपरेशन के कारण जो हीट पानी में से ही लेगा और वो ठंडा हो जाएगा। ठंडा होने के पश्चात पुनः सर्कुलेट किया जा सकता है। बॉयलर में जो कोयले का दहन होता है तो उसके पश्चात उसमें से एस के अलावा गैसेज निकलती हैं। उन गैसेज के लिए हम चिमनी प्रोवाइड करते हैं। चिमनी के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स भी हो सकते हैं जो एस के फाइन पार्टिकल्स को अलग करते हैं, और फिर फ्लू गैसेज को काफ़ी ऊंचाई पे चिमनी की सहायता से हम एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हैं। तो इस प्रकार हमने ये थर्मल पावर प्लांट के जनरल लेआउट के बारे में और उसकी कार्यप्रणाली के बारे में समझा। आगे हम इसको अलग अलग सर्किट में डिवाइड करके समझते हैं। इसमें हम इसकी कार्यप्रणाली को समझने के लिए इसको 4 परिपथ में बांट देते हैं: कोल एंड एश सर्किट, एयर एंड गैस सर्किट, फीड वाटर एंड स्टीम सर्किट, और चौथे नंबर पे कूलिंग वाटर सर्किट। कोयला खानों से उपलब्ध होता है, कोयला भंडार में आता है। कोयले भंडार से इसकी ढुलाई प्लांट तक फ्यूल हैंडलिंग उपकरणों की सहायता से करते हैं, और फिर इसे बॉयलर भट्टी तक फीड इक्विपमेंट की सहायता से पहुंचाया जाता है। भट्टी में कोयले के दहन के पश्चात राख इकट्ठी होती है जो बॉयलर के पिछले भाग में एकत्र होती रहती है, जहाँ से इसे प्लांट से दूर एश हैंडलिंग एश स्टोरेज प्लांट तक ले जाया जाता है। एश को यानी राख को बॉयलर भट्टी से एश स्टोरेज स्थान तक पहुंचाने के लिए एश डिस्पोजल उपकरणों का उपयोग करते हैं। तो कोयला और उससे बनने वाली राख के परिपथ के बारे में हमने समझा।
दूसरा सर्किट एयर का और फ्लू गैसेज का होता है। कोयले के पूर्ण दहन के लिए हमें पर्याप्त मात्रा में बॉयलर की भट्टी के अंदर एयर की सप्लाई सुनिश्चित करनी होती है। ईंधन के दहन के लिए वायुमंडल से फोर्स ड्राफ्ट या और साथ में इंड्यूस ड्राफ्ट भी हो सकता है, उन पंखों की सहायता से एयर को बॉयलर भट्टी में भेजते हैं। परंतु चूंकि फ्लू गैसेज में टेम्परेचर काफ़ी होता है, इसलिए उस एयर को हम प्री हीटर में पहले गर्म भी कर लेते हैं, जिससे कि कंबशन के दौरान वो कम से कम हीट लेवे और कंबशन में सहायक हो। तो प्री हीटर में ऊष्मा ग्रहण करती है, तप्त वायु बन जाती है और इससे ईंधन का दहन और इफिशिएंट होता है, इफिशिएंसी बढ़ जाती है। जो ईंधन दहन के फलस्वरूप जो दग्ध गैसें होती है, उनको हम सुपर हीटर और बॉयलर की जो ऊष्मा नलिकाएं होती हैं और दूसरी उनको ऊष्मा स्थानांतरित करते हुए बॉयलर से बाहर धूल पकड़ने वाली युक्तियों यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स से गुजरकर अपनी शेष ऊष्मा मितोपयोजक इकोनोमाइजर को देते हुए अंत में एयर प्री हीटर, जैसा मैंने पहले बताया, उसको हीट स्थानांतरित करते हुए चिमनी मार्ग से वायुमंडल में चली जाती है। फीड वाटर एंड स्टीम सर्किट तीसरा सर्किट होता है, फीड वाटर एंड स्टीम सर्किट। भरण जल और भाप परिपथ में जो कंडेंसर में जल को संघनित करते हैं, उस संघनित्र में से संघनित जल को वाटर पंप की सहायता से इकोनोमाइजर में भेजा जाता है, जहां पर कि वो फ्लू गैसेज से हीट एब्जॉर्ब करता है और यह डीएरिएटर में जाता है, जहां पे इसमें से अघुलनशील गैसें और कण पानी में से अलग हो जाते हैं। इसके पश्चात बॉयलर फीड पंप में जाता है, जहां पर इसका प्रेशर बढ़ाया जाता है और हाई प्रेशर हीटर में हेडर में चला जाता है। बॉयलर के अंदर पानी को उच्च दाब पे सप्लाई करते हैं, जिससे कि हमें उच्च दाब वाली सुपरहीटेड स्टीम उच्च तापमान वाली प्राप्त होए और ज़्यादा कार्य इकाई द्रव्यमान से हम प्राप्त कर सकें। पानी जो वित्त उपयोगी में जाता है वहां से बॉयलर में प्रवेश करता है और बॉयलर में जल का परिचालन नलिकाओं या ड्रम में अधिक गर्म और कम गर्म जल के घनत्व में अंतरण के कारण होता है। गर्म पानी हल्का होने के कारण ऊपर की तरफ चला जाता है और ठंडा पानी नीचे आता है। तो इस तरह से संवहन उत्पन्न होता है। ड्रम में उत्पन्न वेट स्टीम सुपर हीटर में शुष्क और संतृप्त होकर ड्राई एंड सैचुरेटेड स्टीम होकर हाई प्रेशर टरबाइन में जाती है। सुपर हीटर के अंदर स्टीम ड्राई सैचुरेटेड के अलावा सुपर हीट भी होती है और यह ऊष्मा उपयोगी कार्य में बदला जाती है। इसके लिए इसका टरबाइन में एक्सपांशन होता है। हाई प्रेशर टरबाइन की भाप को एक्सपांशन के बाद में पुनः तापन के लिए बॉयलर में लगे एक अतिरिक्त सुपर हीटर में जाती है और वहां से सुपर हीट होके लो प्रेशर टरबाइन में जाती है। लो प्रेशर टरबाइन में से भाप जो है कंडेंसर में चली जाती है कार्य करने के पश्चात और वहां पर इसको कंडेंस किया जाता है, संघनित किया जाता है। भरण जल तापक यानी इकोनोमाइजर को आवश्यक ऊष्मा जो है वो उच्च दाब टरबाइन से ब्लेड की गई भाप द्वारा प्राप्त होती है। इस तरह विभिन्न अवयवों से गुजरने से स्टीम और वाटर का लॉस होता है, जिसकी पूर्ति फीड वाटर एक्स्ट्रा भेजकर की जाती है। यह भरण जल पहले शुद्ध किया जाता है और फिर दोबारा बॉयलर में भेजा जाता है। चौथा और अंतिम सर्किट है कूलिंग वाटर सर्किट।
संघनित्र में भाप के संघनन के लिए अति शीतक जल जो है वो परिचालन किया जाता है। यह शीतक जल यानी कूलिंग वाटर जो है कंडेंसर में निम्न दाब बनाए रखने में सहायता करता है। शीतल जल की आपूर्ति नदी, झील या समुद्री जल से की जाती है और एक ही प्रकार के जल को कूलिंग टावर या स्प्रे पॉन्ड में ठंडा करके बार बार प्रयोग किया जाता है जहां पर नदी या झील नहीं होती है। स्टीम पावर प्लांट डिजाइन की मुख्य कंडीशंस क्या क्या हैं, रिक्वायरमेंट क्या है? ये रिलायबल होना चाहिए, कैपिटल कॉस्ट कम होनी चाहिए, ऑपरेटिंग और मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम से कम होनी चाहिए, न्यूनतम होनी चाहिए, पीक लोड इफेक्टिवली मीट कर सके ऐसी कैपेसिटी होनी चाहिए, ट्रांसमिशन के दौरान एनर्जी का मिनिमम लॉस हो, कंज्यूमर्स को जो एनर्जी सप्लाई हो उसकी कॉस्ट कम हो, रिजर्व कैपेसिटी होनी चाहिए जिससे कि फ्यूचर में कोई डिमांड होती है उसको पूरा कर सके। ये सब इस बात पर निर्भर करते हैं कि डिज़ाइन में सिंप्लिसिटी कितनी है, प्लांट को कितने भागों में विभाजित किया गया है, ऑटोमेटिक इक्विपमेंट्स कितने काम में ले रहे हैं और भविष्य में विस्तार के लिए कितना स्कोप है। ये हमने आज थर्मल पावर प्लांट की सामान्य कार्यप्रणाली और लेआउट के बारे में अध्ययन किया। ये कुछ रेफरेंस बुक्स हैं